Conjunction cavities, you know, 2R, R, Q, 3Q. एक सवाल मैंने आपको दिया था कि इसका रेडियस R है और बाहर कितना रखा है, यहाँ पे मसाला है और ये रेडियस है 2R. कितना है यार, डल रेस्पॉन्स आ रहा है यार. 2R. अंदर कितना चार्ज रखा, -Q, और यहाँ कितना रखा 3Q. अगर यहाँ -Q तो अंदर कितना इंड्यूस हुआ, सब लोग बोलेंगे. अगर यहाँ -Q रखा है तो अंदर कितना इंड्यूस हुआ, +Q. तुम लोगों ने काम करा ही नहीं यार. अंदर इंड्यूस हुआ +Q. अगर अंदर इंड्यूस हुआ +Q तो हुआ +Q. बहुत बढ़िया. अगर यहाँ +Q तो इस प्लस का माइनस क्या बाहर है, -Q, और पहले से कितना है तो बचा कितना, +2. तो भले बाहर 3Q दिया हो पर बाहर 3Q की वजह बचा कितना, 2Q. तो वास्तविकता में तीन सिस्टम बना. A point charge -Q, a sphere with +Q of radius R, a sphere with charge 2Q with radius 2R. अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इस पॉइंट A पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A -Q की वजह से -KQ/R² +0 पोटेंशियल एट A is -KQ/R +KQ/R +2KQ/2R. तुम्हें मेरी बात समझ. अगर B पर बात करूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट B = 0, क्योंकि ये मसाले के अंदर है. क्या मसाले के अंदर तीनों से मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B = 0, पोटेंशियल एट B = ध्यान से देखें, पोटेंशियल एट B लिखा जाएगा -KQ/R KQ/R +2KQ/2R. खुबच नहीं आया. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कांस्टेंट आना चाहिए. जो आ रहा है मतलब जो सोचा जो समझा वो बिल्कुल. अगर अपन पोटेंशियल एट C बाहर पॉइंट की बात करें, फॉर आउटसाइड पॉइंट गेट विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, विल एक्ट एज अ. ध्यान से देखो तो सिर्फ रोल 2Q वाले का आएगा. डायरेक्ट लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट C इज 2KQ/R². पोटेंशियल एट C इज 2KQ/R. मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया. अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो. अरे पक्का? अरे गारंटी? अरे सच्ची? तुम कर थोड़ी पाए. पक्का? एक और क्लास के लिए दे रहा हूँ, कर दो ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए. हाँ, एक और दिया था ना, पर वो तुम साले मुझे लग नहीं रहा तुमने ढंग से करा है. मैं एक नया ही दे देता हूँ, उसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. अभी रुको तो सही. 3R और 2R लिया था. अबे ये वापस सेम कैसे रिपीट हो गया? 5R लूंगा मैं. ये Q ये Q ये 5R ये 2R, और बाहर से दे दो -3Q. तीनों जगह छह चीजें लिख दो. बोलो सब लोग बोलो. तो यहाँ पे Q तो अंदर कितना, -Q. इस -Q का +Q बाहर गया, पहले से -3Q था, बचा कितना, -Q. तो A वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट A लिखी जाएगी KQ/R² +0. पोटेंशियल एट A लिखा जाएगा KQ/R -KQ/2R -2KQ/5R. तुम्हें नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट B डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, पोटेंशियल एट B लिख सकते हैं -2KQ/5R. अरे हाँ ना बोल. और इलेक्ट्रिक फील्ड एट C और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ये भी बाहर लिख सकते हैं डायरेक्ट
-2kq/r² और पोटेंशियल एट सी लिख सकते हैं -2kq/r। तुम देखो मैं बाहर डायरेक्ट क्यों लिख देता हूं, पहले देखो ध्यान से। बाहर सी पर आप देखो तो इस q और इस -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों जीरो हो जाते हैं। यार आवाज नहीं आई यार। इसे मुझे दो टर्म में लिखता ही नहीं हूं, पहली दो टर्म क्यों लिखता, क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों की वजह से क्या सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों जीरो हो जाते हैं। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सिर्फ किसकी वजह से लगते हैं? बाहर वाले चार्ज की वजह से। अरे भाई हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो बाहर वाले लिखने के लिए तो सोच लो, सिर्फ बाहर लिखने के लिए बाहर वाला काम आएगा, अंदर वालों को बाहर कोई इंपैक्ट। फिर तो तुम लोग ये सब सही सोच पाए थे क्या? तो लोगों ने सही सोच लिया था। और कराऊं की बात समझ आ गई है। अब जो हमने पढ़ा उसमें थोड़ी और फील करते हैं, थोड़ी और प्रॉपर्टीज अच्छे सुनते हैं, अच्छा लगेगा, सुनिए ध्यान से, मजा आएगा। देखिए सुंदर मास्टर है, बहुत मुश्किल से मिलता है, संभाल के रखिए। हंसे क्यों तुम लोग? मैंने अपने आप को सुंदर बोला तो तुम लोग हंसे। खड़ा हो, चश्मे शंकल तो साले फटे तरबूज की। अगर आप इन सवालों में बहुत ध्यान दें तो हमने एक चीज महसूस करी। क्या महसूस करी? सवाल करें। हमने महसूस करा कि साला जो है ये क्यों और ये क्यों और ये इन दोनों का सी पर कोई इफेक्ट नहीं है मिलके। यार मतलब जो आप कैविटी के अंदर चार्ज रखते हो और जो उसके से इंड्यूस होता है, उन दोनों का मिलके बाहर कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर तुझे मेरी बात समझ नहीं आई यार? अरे आई कि नहीं आई यार? हमने क्या महसूस करा? हमने महसूस करा कि अगर एक चार्ज कैविटी, कंडक्टिंग कैविटी के अंदर रखा जाए, कहां रखा जाए? थोड़ा ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको। अगर एक चार्ज कंडक्टिंग कैविटी के अंदर रखा जाए तो उस चार्ज की वजह से यहां क्यू तो यहां -q, यहां +q, ये मान ली बात जो भी आया q डैश व्हाटएवर इट इज, जैसे q आउटसाइड मान लेता हूं, ठीक। इसे q in q -q in, q आउटसाइड इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने बाहर कितना चार्ज दे रखा था। यस और नो? मैं आपसे बोलूं सी पॉइंट जो बाहरी पॉइंट है, इस बाहरी पॉइंट पर इन दोनों की वजह से क्या इंपैक्ट है? यस और नो? नहीं आया? आया नहीं आया? इसका उल्टा भी सोच। अगर मैं सी पॉइंट पर एक कोई नया एक्सटर्नल चार्ज रख दूं, क्यू एक्सटर्नल, यानी कि अगर मैं एक नया एक्सटर्नल चार्ज रख दूं क्यू एक्सटर्नल, तो इस क्यू एक्सटर्नल पर कौन इंपैक्ट डालेगा? ये दोनों या सिर्फ बाहर वाला? तो उल्टा भी तो सही है। यानी कि क्यू एक्सटर्नल किसको छेड़ेगा? वो अंदर वाली को नहीं छेड़ेगा। किसको छेड़ेगा वो? मतलब बाहर वाली को छेड़ेगा और अंदर वाले। यार तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया? इसका मतलब अगर अंदर में कोई चार्ज रख दूं और बाहर कोई भी चार्ज रख दूं, कितने भी, उन चार्जेस का इस पर कोई इंपैक्ट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूजेस ऑफ द कंडक्टर, वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंडक्टर। कि inside a conducting cavity it acts like a shielding, it's act like a shielding। आप बाहर कोई भी चार्ज रख दो। अब चार्ज के बारे में सोचें, चार्ज क्या चीज जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर मैं इस कंडक्टर के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, वो किसको इंपैक्ट करेगी? अंदर वाले को? क्या अंदर वाला सुरक्षित है? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दिस इज नोन एज, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। नहीं आया? ये क्यों? हमारे जीवन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? बहुत है, पूरा कमरा इलेक्ट्रिक फील्ड से भरा हुआ है। पता नहीं कौन सा सिग्नल आ रहा है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पता नहीं कौन सा मैसेज आ रहा है। अरे यार हाँ ना बोल, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें कोई शक वाली बात। अब मान लो यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट, जो मैं चाहता हूँ इंस्ट्रूमेंट ढंग से काम करे, पर उस इंस्ट्रूमेंट की बेसिक वर्किंग डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोच, अगर उसे यहाँ रख दूंगा तो बाहर से भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, तो सही वर्किंग करेगा कि बेकार? तो उस इंस्ट्रूमेंट को किसके अंदर रख दिया जाता है? कंडक्टिंग कैविटी के अंदर। किसके अंदर? ताकि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट
One of the most uses. Electrostatic shielding. When we place some equipment or charge inside a conducting cavity, it will be unaffected by any external field present in this vicinity. Go yes or no? Yes. And this is known as electrostatic. This is known as electrostatic. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। मैं थोड़ी और फील कराता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई ऐसे कंडक्टर है, यहां पे क्यू इन रखा, यहां पे माइनस क्यू इन आया, यहां पे प्लस क्यू नॉट। मैं तो कह रहा हूं बाहर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, एक्सटर्नल। आप समझना जो मैं कह रहा हूं। मान लीजिए मैं बोलूं ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट मसाले के अंदर है? इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल्स टू 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी चार कारणों से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू आउटसाइड, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल। पर आवाज नहीं आई। वास्तविकता में इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी चार कारणों से हो सकती है, अगर सबसे मैक्सिमम केस पकड़े। नहीं आया, पर इन सबका मिला के ये हमें पता है। पर इसकी कुछ आधी बात भी सही, आधी बात भी सही। कैसे? क्या इन दोनों की वजह से भी यहाँ पे 0 नहीं आया? इन दोनों की वजह से भी यहाँ। बल्कि आपको सही बताऊं तो जब आप कोई कंडक्टर लेती हो किसी भी शेप का, उसके अंदर कोई कैविटी काटते हो और उसके अंदर कोई चार्ज रखते हो, मान लो Q, तो यहाँ पे इंड्यूस होता है माइनस Q। क्या होता है? और ये माइनस Q इस तरीके से इंड्यूस होता है कि वो मान लेता है कि दुनिया में इस सरफेस के बाहर हर जगह कंडक्टर है। वो मान लेता है कि इस इनर सरफेस के बाहर दुनिया में हर जगह, तो वो इस Q और ऐसे माइनस Q एडजस्ट होता है, ऐसे कि इस इनर सरफेस के बाहर हर जगह इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो चलता? यार हाँ ना बोल। इसका मतलब इस केस में इन दोनों की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो क्या इन दोनों की वजह से भी? तुम्हें मेरी बात समझ? अरे नहीं आई। इसका मतलब जब बाहर एक्सटर्नल फील्ड चेंज करूंगा तो कौन चेंज होगा? क्यू नॉट। और वो इस तरीके से चेंज होगा कि अंदर हर जगह इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब अंदर का चार्ज चेंज करूंगा तो अंदर का माइनस क्यू आई ऐसे अरेंज होगा कि इस सरफेस की दुनिया में के बाहर हर जगह इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली ये एक मोटी लेयर है जो अंदर को अंदर और बाहर को बाहर वाली को बाहर वाले से मतलब अंदर वाली को। कोई एक दूसरे में छेड़खानी, अरे यार कोई एक दूसरे में छेड़खानी ऐसा नहीं ये इसको छेड़ रहा है, नहीं उसको छेड़ रहा है, अपनी अपनी वाली। अरे हाँ ना बोलिया, फिर से समझ। बाहर वाला किसको छेड़ेगा? अंदर वाला किसको? समझ आया कि नहीं आया? सर पहले नहीं आ रहा था, अब आया। फिर से फील कर। जब बाहर एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो विच चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट आउटसाइड चार्ज in such a way that electric field inside everywhere from outside surface is 0 due to E external plus E outside. नहीं आया। When we place a charge inside the cavity, there is a induced charge on the inner surface in such a way that electric field outside everywhere from the inner surface is 0 due to EQI and minus EQI. तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आया? आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब है कि जो चार्ज हम अंदर रखते हैं उसको बाहर वाली कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट
तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसको इफेक्ट करती है? क्या वो दोनों मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि इन दोनों की वजह से हमेशा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर वाली इनर सरफेस से चार्ज ऐसे इंड्यूस होता है कि अंदर वाला चार्ज और जो चार्ज रखा गया है वो दोनों मिलकर इंश्योर करते हैं कि इनर सरफेस के बाहर हर जगह उन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला बाहर वाली को नहीं छेड़ता और ये बाहर वाला, क्या मेरी बात चमकी है? तो ये कम से कम 10 लाइन तेरे को लिखनी है, मैं एक भी लाइन नहीं लिखाऊंगा, इसे बोले तो एक बार और समझा दो। यस सर, पहले नहीं बताया सर, मैं नहीं लिखाऊंगा, एक वैसे मैं लिखा सकता हूँ 10 लाइन, एक भी लिखाऊंगा 10 लाइन लिखी उनकी, ढंग से समझना जो मैं बोला है। ये सारी फील होनी चाहिए जो मैंने आपको बोला। अंदर वाला किसको संभालता है? जब आप अंदर चार्ज रखते हो तो अंदर वाली सरफेस पर ऐसे चार्ज इंड्यूस होता है कि इनर सरफेस के बाहर दुनिया में सब जगह इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो बाहरी सरफेस पर चार्ज ऐसे इंड्यूस होता है कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर वाली चार्जेस की वजह से अंदर हर जगह, किसके अंदर? आउटर सरफेस के अंदर, अरे यार, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। जब ये बात हमने देखी तो हमें लगा कि अंदर वाले चार्ज को बाहर वाली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये कई इक्विपमेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड होते हैं उनको ऐसी ही कैविटी के अंदर रखा जाता है ताकि उनकी रीडिंग बाहरी एक्सटर्नल फील्ड से इफेक्ट। सीक्वेंस सुनना, पहले क्या लिखोगे? छोटे भाषा में समझते हैं। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो किसको इफेक्ट डालेगी? रीअरेंज कौन होगा? और ऐसे रीअरेंज होगा कि आउटर सरफेस के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लिखना 2-3 लाइन में। फिर लिखना जब हम अंदर चार्ज रखते हैं तो इनर सरफेस में चार्ज आता है उसके अपोजिट, और इस तरीके से आता है कि इनर चार्ज और इनर इंड्यूस चार्ज की वजह से इनर सरफेस से बाहर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये बात लिखना, फिर ये बोलना कि इससे ये पता चलता है कि बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से अंदर रखे गए चार्ज पर कोई इंपैक्ट नहीं। ये तो बहुत काम की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसीलिए वो इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड होते हैं, कई लोग कह रहे हैं मैं नहीं पढ़ रहा, आया कि नहीं आया? आराम से 5 मिनट दे रहा हूं, समझ उतार जो तेरी इच्छा होकर, पूरे 5 मिनट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, है ना? देख लिया वो तीनों चारों पॉइंट। अंदर वाला मेजर पॉइंट्स की वो क्या है? शॉर्ट पॉइंट्स। अंदर वाला अंदर वाली के साथ बाहर वाला, और बाहर वाला क्योंकि अंदर वाली को नहीं छेड़ता इसलिए उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। इसीलिए क्या कई सारे इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड होते हैं क्या उन्हें कंडक्टिंग कैविटी में रखते हैं। किसमें रखते हैं? कंडक्टिंग कैविटी। बोलो क्लियर है? अब आओ सुनो, चलो नेक्स्ट वन। ऐसी की बातें थोड़ी सी एक्सटेंशन करते हैं और देखो अच्छा लगेगा। मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि यार सुनना, ऐसे एक कंडक्टर है अनइवन शेप, उसके अंदर गोला है, उसके अंदर यहां पे मसाला है। मसाला समझते हो सब लोग? ठीक है, मसाला। यहां पे चार्ज क्यू रख दूं तो अंदर कितना इंड्यूस होगा? आवाज नहीं आएगा। कितना इंड्यूस होगा? -q। ये जो अंदर -q इंड्यूस होगा, बोलो सिमेट्रिक इंड्यूस होगा अनसिमेट्रिक? क्योंकि आपका क्यू कैसे रखा हुआ है? सिमेट्रिक। अगर वो सिमेट्रिकली सेंटर पे रखा हुआ था, इनर सरफेस पे चार्ज -q सिमेट्रिकली इंड्यूस होगा? यार तुम्हें नहीं आया, तो यहाँ इंड्यूस होगा सिमेट्रिकली। बाहरी सरफेस पे कितना इंड्यूस होगा? +q। सिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकली? किस रूल के तहत? सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद है? भूल गया? सिमेट्रिकली क्या अनसिमेट्रिकली? यार कभी तो हाँ ना बोलो यार। अनसिमेट्रिकली। मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी है, ये गोल, ये भी गोल, और चार्ज सेंटर पे नहीं रख के कहीं और रखा, अनसिमेट्रिकली। तो इनर सरफेस में -q कैसे आएगा? सब लोग बोलो। सिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकली? सिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकली? सोच लो। क्योंकि इस तरीके से -q आएगा
कि इन दोनों की वजह से बाहर हर जगह, पर अगर ये अनसिमेट्रिकली रखा है तो इसे भी अनसिमेट्रिक होना, तभी ऐसा हो सकता है, वरना होना पॉसिबल नहीं है। भाई साहब तो अंदर है अनसिमेट्रिकली, बाहर क्या बाहर का रूल सिग्मा इक्वल टू 1/RC, तो बाहर कैसे आया? बाहर कैसे आया? सिमेट्रिक। तो अंदर अनसिमेट्रिकली बाहर, मान लो कि बाहर है ऐसे, अंदर भी है ऐसे, और चावल रख दो, अंदर कैसे आएगा? बाहर। अरे हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई बाहर गोला, अंदर कैविटी सन्नाटी, देख। अब बोल यहाँ क्यों? तो अंदर बाहर, कभी तो हाँ ना बोलो। सोच, अंदर सिमेट्रिक कब आता है? जब कैविटी स्फेरिकल हो और चार्ज, और बाहर सिमेट्रिकली कब आता है? क्या बाहर की सरफेस गोल हो? नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? उतार। जेई ने ना एक सवाल दिया था, उन्होंने एक है ना, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक ऐसे कंडक्टर के सेंटर से थोड़ा हटकर एक क्यू चार्ज रख दिया था। क्या रख दिया था? अब उन्होंने बोला था इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, किसका? और उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। मैं 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है दे दूंगा तब तो तुम सही ढूंढ ही लो। बनाओ, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसा होगा, फिर मैं बताऊंगा 4 ऑप्शन क्या थे। जेई में 4 ऑप्शन दिए थे, मुझे पता है तुम कर लोगे, मैक्सिमम बच्चा उसे कर लेगा। मैं चाह रहा हूं पहले बिना ऑप्शंस के आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम ड्रॉ करिए इस सिचुएशन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायग्राम का लाइन डायग्राम बनाइए। हे भगवान, हाँ चलिए पहले समझते हैं। 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन तो ऐसे थे जिनमें लाइंस यहां से गुजर रही थी, तो पक्का गलत। यहां से लाइन गुजरना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां मसाला होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल नहीं है, वो तो वैसे गलत हो गए थे। 2 में नहीं गुजर रही थी, पर जो वास्तविक डायग्राम है उसे मैं आपको बता देता हूं। ऐसे था, ये रियल डायग्राम है। चौथा जो डायग्राम था उसमें अंदर वाली लाइन स्ट्रेट थी। ये अंदर वाली लाइन स्ट्रेट जाएंगी कि ऐसे जाएंगी? क्योंकि इनको 90 डिग्री में मर्ज होना है। कितने पे मर्ज होना है? ये स्ट्रेट तब होती जब क्या चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखा हो, जब क्या चार्ज बिल्कुल, तुम्हें मेरी बात समझ? कई लोगों ने सीधी सीधी बना ली होंगी अंदर, वो सीधी सीधी होंगी, थोड़ी कर्व्ड होंगी। सीधी कब होंगी? जब क्या बिल्कुल सेंटर पे रखा हो और बीच में होना पॉसिबल। तो उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये था। एक ऑप्शन क्या था सुने, जिसमें ऐसा ही डायग्राम था पर इन लाइन को बीच में से गुजार दिया गया था। एक ऑप्शन था जिसमें लाइंस अंदर भी सीधी थी और यहां ऐसे थी। चौथा ऑप्शन था जिसमें सारी सीधी सीधी थी। अरे भाई साहब, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? तो जिसने अगर ढंग से प्रॉपर्टी पढ़ रखी है वो 2 तो वैसे ही नकार देगा, क्योंकि मसाले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ?
अरे आई कि नहीं आई? गुड। अब और सुन, और बातें करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग और बातें, अपन छोटी छोटी चीजें और पढ़ते हैं। देख ध्यान से, लिखो टचिंग और कनेक्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स। टचिंग और कनेक्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स। टचिंग और कनेक्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स। टचिंग और कनेक्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स, यू नो, टचिंग और कनेक्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स। मान लीजिए मैं आपको एक सवाल के थ्रू चालू करता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस सपोज करो 4r है और चार्ज उस पे 4q है। कितना है? यार आवाज नहीं है यार। इससे कुछ दूरी पर एक और कंडक्टर है जिसका रेडियस है r और उस पे चार्ज है 2q। कितना है? इन दोनों कंडक्टर को क्यों ना मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें। जब ऐसे दो कंडक्टर्स को कनेक्टिंग वायर जो कि कंडक्टिंग है से कनेक्ट करा जाएगा तो क्या चार्जेस फ्लो करेंगे? कब तक? जब तक दोनों का चार्ज सेम। चार्ज किस वजह से बहता है? चार्ज सेम करने के लिए या चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यार हाँ ना बोल। इससे इसमें चार्ज बहेगा या उससे इसमें चार्ज बहेगा ये अलग बात है, पर चार्ज बहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस से और इलेक्ट्रिक फील्ड आती है पोटेंशियल। बोल यस और नो। अगर तू वास्तविकता में सोचे तो इसका पोटेंशियल कितना है? K4q/4r। इसका कितना है? किसका पोटेंशियल ज्यादा है? राइट का लेफ्ट? तो सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? और वी कैन से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। वास्तविकता क्या है? पॉजिटिव बहेगा या इलेक्ट्रॉन? कहां से? पर मानने में हम उसे पॉजिटिव को भी मान लें तो कोई बुराई नहीं है। समझने वाली बात, ये चार्ज जब बहेगा इधर से इधर पॉजिटिव तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? और उसका बढ़ेगा। तो चार्ज कब तक बहता रहेगा? तो कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन यू टच और कनेक्ट टू कंडक्टर्स then charges will flow from higher potential to till the charge becomes same or potential becomes same. बोल yes or no? जैसे अगर इस पर्टिकुलर सवाल की बात करें तो मान लो कि यहाँ से चार्ज Q फ्लो करा तो क्या यहाँ बच गया 2Q - Q? मान लीजिए यहाँ चार्ज फ्लो करा Q तो यहाँ बच गया 2Q - Q, क्या यहाँ बच गया 4Q + Q? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। तो इसका फाइनल पोटेंशियल हो गया K 2Q - Q/r और उसका कितना हो गया? K 4Q + Q/4r। R ने R को, K ने K को, 8Q - 4Q = 4Q + Q। क्या 4Q/5 = Q? बेकार रेस्पॉन्स। 4Q/5 = Q। तो इसका फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया? 2Q - 4Q/5 10Q - 4Q 6Q/5। इधर कितना हो गया? 5 4 20 + 4 24Q/5। फाइनली क्या सेम हुआ? चार्ज की पोटेंशियल क्या सेम हुआ? सवाल तो मैंने ऐसे ही करा दिया, बात समझो। व्हेन वी टच और कनेक्ट टू कंडक्टर्स देन चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू टिल द पोटेंशियल बिकम्स नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो पहले कॉन्सेप्ट लिखो। व्हेन वी कनेक्ट और टच, व्हेन वी कनेक्ट और टच, व्हेन वी कनेक्ट और टच टू कंडक्टर्स then positive charges flows from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential
till the potential of both the conductors become same, till the potential of both the conductors become same, till the potential of both the conductors become same, till potential of both the conductors become same. बोलो क्लियर है? अब ये वाला सवाल उतार लो, और एक सवाल मैं तुम्हें देता हूं जो तुमसे हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट भी अपने को नहीं आए। क्या वो चश्मिश तुझे समझा रहा है, पूछ रहा है? ये एक सवाल करते टाइम पास है बिल्कुल, 5 hour you know and the charge is 2q you know and the another conductor with radius r but charge on the conductor is minus 2q you know. If we connect both the conductors, the connecting wire with connecting properties, what will be the final charges? अब अंग्रेजी में समझ में आ, डायग्राम समझ में आ रहा है? चलो गलत करो तो घर पे जाके कांच के सामने रोना। हाँ हाँ बंद कर दिया। चलो जल्दी करो ना यार। Two q minus q by 5r equals to k minus 2q plus q by r. K coil 2q minus q minus 10q plus 5q 12q equals to 6q. q की वैल्यू मेरे हिसाब से आई 2q। जीरो आएगा? जीरो आएगा? ठीक है, हाँ ठीक है। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अरे कैलकुलेशन गलती नहीं करी, देख लो भाई, यहाँ से क्यों निकला तो यहाँ कितना बचा? 2q माइनस, हाँ सही है, 0 0 हो गया तो दोनों का पोटेंशियल भी 0 हो गया, कोई बुराई नहीं है। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। नहीं आया? और कराऊं कि पेट भर गया? दो कंडक्टर को अगर या दो इनको अगर कनेक्ट करेंगे तो उनमें फाइनल पोटेंशियल सेम होगा। क्या होगा फाइनल? अब मुझे टाइम पास सवाल से वैसे सुन, उतारना मत। कैलकुलेटर सवाल एक बार कैसे आया थे बताया था मैं आपको, पहले समझ। मान लीजिए एक रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, इसमें चार्ज क्यू है, ठीक, दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक है। इसमें चार्ज 0 है और इस पे क्यू है। अगर इन दोनों को टच करें तो फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा? बोलो। अगर इस पे चार्ज क्यू है, इस रेडियस आर है, ये 0 है, इन दोनों को टच करें तो फाइनल चार्ज क्या है? सिमेट्रिक है क्यों? अब इसे q/2 उठा के फेंक दो, फिर इन्हें टच करो, फिर इसे q/2 उठा के फेंक दो, फिर इसे फेंक दो, n टचिंग के बाद q/2 की पावर n। क्या जीपी टाइप बना? सोच अगर ये R1 R2 होता और यही प्रोसेस अपनाते तो शायद इतना आसान नहीं होता, पर क्या थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता? ऐसा सवाल रुड़की में आ चुका है बहुत पहले। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उसमें सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी कॉन्सेप्ट में कुछ भी ज़्यादा मुझे लगा नहीं। तो मैं आया नहीं आया। और बोलूँ इस पे कि अलग बात पे आ जाऊँ? कुछ ही लोग बोले अलग बात पे आ जाऊँ। इसी से रिलेटेड बात है, उसे कहते हैं अर्थिंग। क्या कहते हैं? सुना भी होगा अर्थिंग, सुना है क्या? तो नहीं सुना अर्थिंग? अबे युगांडा से आए हुए तुम लोग, अर्थिंग नहीं सुना तुम लोगों ने? ऐसे नहीं बोलते अर्थिंग कर दी। कई लोग कह रहे हैं अर्थ सुनी थी हमने, यार अर्थिंग नहीं सुना तुम लोगों ने? बेसिकली अर्थिंग का क्या, पहले आपको बता दूं, अर्थ हमारी धरती माता। अगर ये पीछे वाले बहुत कुछ भावुक हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एक खबर छप सकती है, ज्यादा बोलने से मौत हो गई। ऐसे ही बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन शेयर करनी। जो हुर हुर कर रहे थे ना, जीवन भर से हुर हुर ही करेंगे।
ये देख, अच्छा तुम मनी मन कुछ कहना चाह रहे हो? आपने भी खबर नहीं सुनी होगी, एक मास्टर ज्यादा बोलता था, बच्चों ने मार मार के, ऐसा सोचते हो ना तुम लोग भी? सोचना नहीं साला। अर्थ क्या चीज? अभी जो अर्थ है ये कंडक्टर है। पहली बात, हमारी जो धरती माता है वो अर्थ, अभी जो अर्थ है वो एक कंडक्टर है। इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टिंग होती है, पहली बात याद रखें, ये कंडक्टिंग होती है। अर्थ का रेडियस बहुत कम होता है, मात्र 6400 किलोमीटर, मात्र 6000। बस अब सोच रहे, मान लो कि मैं कोई गोला लूं, अपना कोई कंडक्टर, जिस पे चार्ज दे दूं कुछ भी क्यू, उसे रेडियस है आर। मैं 1 मीटर का रेडियस का गोला लूं, 1 मीटर कितना होता है उसका गोला, मतलब ये इतना बड़ा गोला। 10 मीटर का गोला ले लो, ये इतना बड़ा, और क्या लो, उससे चार्ज क्यों लूं और इसको इससे अर्थ से कनेक्ट कर दूं, तो ये भी कंडक्टर और ये भी। चार्ज कब तक बहेगा? जब तक फाइनल पोटेंशियल सेम। अपन तो बेसिस से चल रहे, मान लेते हैं कि ये चार्ज क्यू फ्लो करा, तो यहां कितना बचा और यहां कितना है? अरे हाँ ना बोलिए, कोई बुराई वाली बात? फाइनली क्या हुआ? के क्यू माइनस क्यू बाई आर इक्वल्स टू के क्यू बाई आर ई। नहीं आया? के ने के को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, ई बचाना क्यू आर ई माइनस क्यू आर ई इक्वल्स टू क्यू आर। क्या क्यू की वैल्यू आई क्यू आर ई बाई आर ई प्लस आर। अब बताओ इस आर ई के सामने इस आर की क्या होगा? वास्तविकता में क्या आर ई इज ग्रेटर देन आर? नॉर्मल लाइफ इफ इट इज सो, तो क्या आर ई ने इसने इसको, तो क्यू इज अप्रोक्सीमेटली, तो पूरा चार्ज कहां चला गया? और अर्थ का इसका फाइनल पोटेंशियल क्या होगा? अर्थ का भी कितना होगा? क्योंकि अर्थ के इतने से चार्ज से कोई फर्क पड़ने वाला। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ एक ढीठ कंडक्टर है? अर्थ एक, तो जिस भी चीज से उसको जोड़ोगे उसका पूरा चार्ज कहां चला जाएगा? चार्ज चला जाएगा कि पोटेंशियल जीरो हो जाएगा? ये चार्ज चला जाएगा। चार्ज जीरो होगा ये जरूरी? अभी एग्जांपल लूंगा। हाँ, नॉर्मल लाइफ में जीरो हो जाता है, कब जीरो नहीं होगा अलग बात। इसलिए हमारे घरों में जितने भी स्विच लगे होते हैं, बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें 3 होते हैं, मेल, फीमेल और अर्थ। ये इसमें 3 होते हैं। अबे तुमने वो देख, वहां लग रहा है, ये मेल, ये फीमेल, और ये। अच्छा देखो, तो जो मेल फीमेल वाले जैसे छोटे छोटे अगर इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसमें सिर्फ मेल फीमेल होता है। अर्थ की जरूरत, ऐसे बड़े इंस्ट्रूमेंट जहां पे ज्यादा सप्लाई होती हो, तो वहां पे अगर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए, क्या आ जाए? मान लीजिए पंखा है, पंखा तो ठीक है छोटा सा है, बाकी मान लीजिए कूलर है, कूलर में प्लग लगाते हैं ताकि अगर उस कूलर पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए तो वो कहां से कनेक्ट हो जाए? तो अपने घरों में सब जगह एक वायर कहां जा रहा होगा? इस बड़े से। तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उस बॉडी पे आ जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उस बॉडी पे आ जाता है, तो पूरा कहां चला जाता है? इस कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको कोई रिस्क। मान लीजिए कूलर रखा हुआ किसी के घर पे, अरे यार अब कूलर बड़ी सप्लाई है, उसने ध्यान नहीं दिया, अर्थिंग नहीं कर रखी प्रॉपर, और उसमें चार्ज इकट्ठा हो गया लीकेज की वजह से। अरे है कि नहीं यार? आप बढ़िया घूमते घामते उनके घर गए और उसमें ऐसे टेका लगा लिया। अरे हाँ ना बोल यार। अपन गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर? गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर? ह्यूमन बीइंग्स आर गुड कंडक्टर। तो आप सोचिए कूलर ये अर्थ और आप ये काम कर रहे हैं, तो चार्ज का प्रभाव आपके थ्रू होगा, जिसकी अनुभूति बहुत ही सुखद होगी। अरे हाँ ना बोल यार। तो जब चार्ज आपके पास से जाएगा ना, अरे हाँ ना बोल यार, तो आपको झटका लगेगा। बोलिए सोन, जो आपको लगना पसंद
इसे जनरली कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करो तो चप्पल पहन के करना, लोहे रबड़ की इंसुलेटेड। मान लीजिए करंट आया, अगर मैं इंसुलेटेड चप्पल पहनी हुई है, अगर मैंने इंसुलेटेड चप्पल, तो जाहिर सी बात है कि इंसुलेटेड चप्पल, अरे हाँ ना बोले यार, जाहिर सी बात है कि इंसुलेटेड चप्पल की वजह से वो चार्ज बहना रुक जाएगा। पर कई बेवकूफ होते हैं आप जैसे, वो भाई साहब कहते हैं चप्पल पहन रखी अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो दोनों वायर पकड़ लेते हैं। अरे हाँ ना बोल यार, कोई बुराई वाली बात, चप्पल पहनना आधी सिक्योरिटी है, पूरी सिक्योरिटी काम ही मत करो। सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या कहते हो यार, हाँ ना बोल, कहता जो बोला चमका। तो अर्थिंग मीन्स किसी भी चीज को अर्थ करने का मतलब है कि वो अर्थ से कनेक्ट हो गया है, और अर्थ का हमेशा पोटेंशियल क्या रहता है, जीरो। तो क्या रहता है, रुक जाए जल्दबाजी में। जमूमन जब बॉडी किसी और चीज से कनेक्टेड नहीं है, कहीं और से इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उसमें फाइनल पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्या उसका पूरा चार्ज बहना पड़ेगा। पर ऐसा हमेशा हो ये जरूरी, जिसमें आपको एक सवाल बता दूं। सपोज ये एक बॉडी है, इससे d दूरी पर एक चार्ज q रखा है, और इस बॉडी को अर्थ कर दो। अब ये क्या है सर, बार बार अर्थ को इतना बनाना, और वैसे भी ये डायग्राम प्रोपोर्शनली सही नहीं है। अगर मैंने अर्थ को इतना बड़ा बनाया है तो ये चीज बहुत बड़ी है। अरे यार, इसे अर्थिंग के नोटेशन को बनाने का तरीका है, लाइनें छोटी करते जाओ। पहले था जो बोला चमका, इट्स अ नोटेशन ऑफ अर्थिंग, इट्स अ नोटेशन ऑफ। तो मैंने इसको अर्थ कर दिया ये आर रेडियस है, पर ये अब अकेला नहीं है, बाहर इसके पास कहीं और क्यू चार्ज भी, इसके पास नहीं, मैंने दूर रखा है क्यू चार्ज। क्या इसमें फाइनल चार्ज जीरो हो जाएगा? फाइनली अर्थ करने पे क्या जीरो होना चाहिए, क्या जीरो होना चाहिए, मान लो इसमें क्यू डैश आ जाएगा। सोच, याद करिए सवाल में करा चुका हूं, इस क्यू की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई डी, कितना होगा? क्या इस क्यू की वजह से इसका पोटेंशियल के क्यू बाई डी, और खुद की वजह से के क्यू डैश बाई, अगर ये अर्थ से कनेक्टेड है तो क्यू डैश इतना होना चाहिए कि कुल मिलाकर नेट पोटेंशियल, कुल मिलाकर नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। सो क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस आर क्यू बाई डी। तो अगर आप इसको अर्थ कर दोगे तो इस पर जीरो चार्ज आएगा कि क्यू डैश आएगा? तो क्या ये रखना समझदारी है कि ऑन अर्थिंग ऑल द चार्ज गोज इनटू अर्थ। हाँ, अगर बॉडी आइसोलेटेड हो तो क्या पूरा जाएगा? ऑन अर्थिंग व्हाट इज द ट्रुथ? That charge arranged on the body in such a way that net potential of the body should be zero. Earthing means charge zero, potential zero. Charge zero तब होता है जब बॉडी क्या आइसोलेटेड होती है, जब बॉडी। तो आपको कॉन्सेप्ट में क्या लिखना है, अर्थ हमारी गुड कंडक्टर है, पर क्योंकि उसका रेडियस बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर उसको किसी भी चीज से कनेक्ट करा जाएगा तो उस चीज का पोटेंशियल चार्ज जीरो हो भी सकता है, और चार्ज जीरो तब होगा जबकि बॉडी आइसोलेटेड होगी, पर वो चार्ज हो भी सकता है अगर बॉडी आइसोलेटेड। और ये एग्जांपल आपको उतारने हैं। एक मिनट, क्या अर्थिंग का मतलब समझ आया है? क्या अर्थिंग अपने टचिंग प्रॉब्लम का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है? नहीं आया? आया नहीं आया? अब उतार। अगले टर्न पे CPS 4 करके लाना, और शीट में कुछ मत करके लाना, शीट में करके लाना। सेक्शन A और B, एक्सरसाइज 1 और 2